पुलिस एक घर में दरवाजा तोड़कर घुसती है और वहां पहुंचने के बाद उस घर के बेडरूम में एक बक्से के अंदर 22 टिफिन रखा होता है, जिसके अंदर में लगभग 300 इंसानी मांस के टुकड़े मिलते हैं। पुलिस देखकर पूरी तरीके से चौंक जाती है और उसके सिर का खोज करना शुरू कर देती है। नमस्कार, आप क्राइम कहानी देख रहे हैं। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो एक सनक को दिखाती है और उसके साथ ये कहानी आपको ये बताती है कि एक वक्त में उड़ीसा को पूरी तरीके से दहला दिया था इस घटना ने। आज की कहानी है उड़ीसा के भुवनेश्वर के पल्ली इलाके की, जहां एक आर्मी का रिटायर्ड कर्नल अपनी पत्नी के साथ एक घर में रहा करता था। घर बहुत आलीशान था। घर में सिर्फ रिटायर्ड कर्नल और उसकी पत्नी रहा करती थी। कर्नल का नाम है सोमनाथ परिदा और उसकी पत्नी का नाम है उषा श्री। दोनों साथ रहा करते थे। दोनों के एक बच्ची और एक बेटा। बेटा अमेरिका में शिफ्ट था और बेटी दुबई रहा करती थी। 1998 की बात है जब सोमनाथ आर्मी से रिटायर होकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ घर में रहना शुरू कर देता है। बेटा और बेटी के घर से बाहर होने के कारण दोनों ही सिर्फ अकेले घर में रहा करते थे। बाकी एक दो नौकर घर में आकर खाना बनाने, कपड़ा धोने और साफ सफाई के पर्पस से आया करते थे। सोमनाथ आर्मी में डॉक्टर था और इस कारण से उसी मोहल्ले में ही एक अपना पर्सनल क्लिनिक भी चलाया करता था। मोहल्ले के लोगों से उसका कुछ खास संबंध नहीं था, क्योंकि मोहल्ले के लोगों को उसका व्यवहार बहुत ही अजीबोगरीब लगा करता था और मोहल्ले के लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और साथ में वो भी मोहल्ले के लोगों को पसंद नहीं करता था। कई बार मोहल्ले के लोगों द्वारा ये सुनने को मिला कि अगर मंदिर के अंदर में घंटियां भी बजती थी तो उससे भी वो परेशान हुआ करता था और उससे वो चिड़चिड़ाया करता था, लोगों को डांटा करता था कि तेज घंटियां ना बजाए। उसके साथ सोमवती के जो डेली रूटीन्स थे उसको भी लोग देखकर चौंका करते थे, क्योंकि वो अंधेरा होते ही यानी शाम में 6 से 7 बजे के बीच में रोज सो जाया करता था और सुबह 3 बजे यानी ये समझो कि जब कोई नहीं जगता है उस वक्त जग कर वो टहलना शुरू कर देता था। ये सभी अजीबोगरीब व्यवहार सोमनाथ के बहुत ही अलग से व्यवहार को दिखाता था। मोहल्ले वाले ये भी कहते हैं कि सोमनाथ का जो व्यवहार था उसके बच्चों के साथ भी ठीक नहीं था। बच्ची हो या बच्चा, दोनों हमेशा अपनी माँ से बात किया करते थे। सोमनाथ से कभी उनकी बात नहीं होती थी। जून तो 2013 की बात है। बेटा अपनी माँ को फ़ोन करता है अमेरिका से, क्योंकि रोज़ वो बात किया करता था। फ़ोन करता है, माँ का फ़ोन ऑफ होता है। 2-3 बार वो ट्राई करता है लेकिन बात नहीं हो पाती है। उसको लगता है माँ अपना फ़ोन घर में भूल गई होगी या ऑफ करके रख दी होगी और कहीं दूसरी जगह घूमने के पर्पज से गई होगी। अगले दिन फिर से वो फ़ोन करता है, लेकिन फिर अगले दिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। इसी तरीके से लगातार वो हर रोज़ कॉल करता, हर समय कॉल करता और लगातार 20-22 दिन बीत जाते हैं और बात नहीं हो पाती है। तब वो परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद वो अंततः अपने पिता यानी सोमनाथ के पास कॉल करता है। सोमनाथ कहता है कि वो अपनी बेटी सुरेखा के पास चली गई है, जो कि दुबई में है। तब बेटा ये पूछता है कि सुरेखा से बात हुई है, सुरेखा के पास नहीं गई। वो कहता है कि नहीं, सुरेखा के पास ही गई है। तब एक बार रिकन्फर्म करने के लिए फिर से बेटा सुरेखा के पास कॉल करती है, जो कि दुबई में है। तब इसकी बहन यानी कि सुरेखा ये कहती है कि माँ यहाँ नहीं आई। तब बेटे को काफ़ी सदमा लगता है और वो परेशान हो जाता है और वो अपने पिता के व्यवहार से वाकिफ़ था। उसके पिता काफ़ी अकड़ू थे, उनका व्यवहार ठीक नहीं था और माँ और पिता के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जिसके बारे में बेटे को पूरी तरीके से सूचना थी और रोज़ उनके घर में इस तरह की लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तब वो मजबूरन फिर अपने मामा को कॉल करता है, जो कि भुवनेश्वर के ही रहने वाले थे और वहीं पर वो रहा करते थे अपने फैमिली के साथ। मामा को कॉल करते हैं और कहता है कि उसकी माँ से कई दिनों से बात नहीं हो पाई है और जब वो पिता से बोला
कि माँ कहाँ है, तब वो कहता है कि बहन बेटी के पास गई हुई है। और जब बेटी से बात की है तो वो कहती है कि यहाँ पर माँ नहीं आई है। हमको लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। आप एक बार घर जाकर पता कीजिए माँ का हालात कैसा है। 23 जून 2013 का शाम के 5 बजे के समय सोमनाथ के घर पर उषा की बहन और उसके भाई यानी लड़के के मामा और मौसी दोनों पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा खुलवाने के लिए बेल बजाना शुरू करते हैं। लगातार कोशिश करते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। और थोड़ी देर के बाद सोमनाथ दरवाज़ा न खोलकर खिड़की से बाहर झांकते हुए देखता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए। तब वो दोनों कहते हैं कि हम लोगों को अपनी बहन से मिलना है। सोमनाथ कहता है कि बहन सुरेखा की यहाँ गई हुई है यानी दुबई चली गई है, वो यहाँ पर नहीं है। तब वो लोग कहते हैं कि सुरेखा से हमारी बात हुई है लेकिन वो वहाँ पर नहीं है, हम लोगों को अंदर आने दो। लेकिन सोमनाथ कहता है कि तुम लोग अंदर नहीं आओगे, वो सुरेखा के यहाँ चली गई है और तुम अपने घर चले जाओ। तब वो दोनों मिलकर फिर पुलिस से मदद मांगने के लिए जाते हैं और पुलिस को लेकर आते हैं। पुलिस की सारी घटनाओं को बताते हैं। पुलिस भी पहुँचती है सोमनाथ के घर पर और पहुँचने के बाद वो लोग अब सोमनाथ को कहते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन सोमनाथ दरवाज़ा नहीं खोलता है। तब पुलिस मजबूरन दरवाजे को तोड़ देती है। दरवाजे को तोड़कर जब पुलिस अंदर पहुंचती है तो सोमनाथ से पूछती है कि क्या तुम्हारी पत्नी दुबई गई है। तो सोमनाथ कहता है हाँ। तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने सुरेखा से बात की है और सुरेखा कह रही है कि माँ यहाँ पर नहीं आई है, ऐसे में तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूं, सुरेखा वहीं गई हुई है। और बिना पुलिस से डरे वो नज़र से नज़र में मिलाकर बात कर रहा होता है। तब पुलिस को लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, घर की तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस घर के अलग अलग भागों में सर्च करते रहती है और तब वो लोग पहुंचते हैं बेडरूम में, जहां पर उनको कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन उनको 2 बक्से दिखते हैं जो आर्मी में नॉर्मली दिए जाते हैं, बड़े बड़े बक्से होते हैं, वो उनको दिखता है और उस बक्से पर ताला लगा हुआ होता है। तब वो लोग कहते हैं सोमनाथ से उसके ताला खोलने को, लेकिन सोमनाथ कहता है इनका चाबी नहीं। तब पुलिस उस ताले को भी तोड़ देती है और पुलिस तोड़कर उस ताले को फिर दोनों बक्से को खोलती है। दोनों बक्से को खोलने के बाद उनको वहाँ पर 22 टिफिन मिलता है, यानी दोनों में 11-11 टिफिन होता है। जो टिफिन बॉक्स होता है वो दिखता है उनको। वो सोचते हैं टिफिन बॉक्स पैक करके रखा हुआ है और वो जनरल तौर पे रखा गया होगा क्योंकि ये आर्मी में है और अपना क्लिनिक चलाता है, इस कारण से इन टिफिन बॉक्स का इस्तेमाल किया करता होगा। लेकिन फिर जब वो टिफिन को उठा कर देखते हैं तो उनको टिफिन काफ़ी भारी महसूस होता है। तब उन्हें लगता है कि टिफिन में कुछ जरूर रखा है, उसको खोल कर देखना है। और ये सारी चीजें जब चल रही थी तो अब सोमनाथ के चेहरे पर डर दिखने लगा था और पुलिस इस चीज को भांप चुकी थी। पुलिस उस बॉक्स को खोलती है। जैसे ही खोलती है तो वहां पर सभी लोग मौजूद दंग और पूरी तरीके से सन्न पड़ जाते हैं, क्योंकि उस टिफिन बॉक्स में जो दिखता है वो किसी भी आम इंसान को देखने का क्षमता नहीं होता। ऐसी खतरनाक चीज दिखती है। जब वो टिफिन बॉक्स खोले जाते हैं तो उसके अंदर में इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जैसे किसी मीट को काट कर रखा गया हो, वैसे इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़े थे। कुल 22 टिफिन बॉक्स के अंदर में लगभग 300 से 350 इंसानी मांस के टुकड़े मौजूद थे। पुलिस पूरी तरीके से दंग रह जाती है और सोमनाथ के साला साली यानी कि उषा के भाई और बहन पूरी तरीके से दंग रह जाते हैं। पुलिस सोमनाथ को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन पुलिस को सिर नहीं मिला था। उन टिफिन के अंदर में सिर मौजूद नहीं था। पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर सिर कहाँ है और फिर घर के अलग अलग हिस्सों में सर्च करना शुरू कर देती है। तब घर के एक अलग हिस्से में एक टेबल होता है, उस टेबल पर एक बॉक्स रखा होता है।
पुलिस उस बॉक्स को जाकर खोलती है तो उस बॉक्स के अंदर में पूरी तरीके से सड़ा हुआ इंसानी सिर मिलता है। उस सिर को देखने के बाद पुलिस पूरे शरीर और पूरे मांस को जब्त करती है और सोमनाथ को अरेस्ट करके ले जाती है। सोमनाथ से पूछताछ करना शुरू कर देती है पुलिस। पूछती है आखिर ये घटनाएं कैसे हुई। सोमनाथ एक कहानी बताता है पुलिस को। पुलिस को कहानी ये बताता है कि 3 जून 2013 को उसकी पत्नी यानी उषा लगातार दीवार पर सिर पीट रही थी और बहुत गुस्से में थी और कह रही थी कि उसको मरना है और मरने के बाद उसकी समाधि शिरडी में बनाई जाए, और इसीलिए वो लगातार सिर को पीट रही थी। तब पुलिस कहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी। तो वो लोग कहते हैं, तब वो कहता है कि अक्सर वो ऐसा किया करती थी और बहुत गुस्सैल थी और अक्सर हमारे घर में लड़ाई हुआ करता था, तो उस दिन भी वो ऐसा ही कर रही थी और सिर पीटते पीटते वो खुदकुशी कर ली। तो पुलिस कहती है कि जब वो खुदकुशी की तो तुमको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं किया। तब वो कहता है कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किए क्योंकि वो अक्सर ऐसा किया करती थी और उसकी इच्छा थी कि उसको शिरडी में समाधि दिया जाए, और इसके लिए मैंने उसे पहले दिन अपने क्लिनिक वाले जो सर्जरी चाकू होता है उस चाकू से पहले उसके शरीर के 100 टुकड़े किए और रोज उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि उसको ले जाकर शिरडी में उसको समाधि दिया जा सके। और इसमें पुलिस का जरूरत हमको महसूस नहीं हुआ, इस कारण पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। और ये एक सुसाइड है, मैंने उसको कुछ नहीं किया। पुलिस फिर जांच करना शुरू करती है कि क्या ये एंगल सही है जो सोमनाथ के द्वारा बताया जा रहा। तब पुलिस पूरे मांस और उषा के सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम में जब सिर के बारे में पता चलता है तो वहां से रिपोर्ट ये आता है कि सिर पर किसी भारी हथियार से वार किया गया था, सिर पर चोट का निशान था। फिर पुलिस सोमनाथ से फिर से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तब सोमनाथ सारी कहानी को बताता है और इस बार असल कहानी को बताता है। कहता है सोमनाथ कि मेरी बीबी यानी उषा मेरे ऊपर शक किया करती थी और उसको लगता था कि मेरा और मेरे एक कलीग वीमेन का यानी एक औरत का अफेयर चल रहा है, और इसी कारण से वो अक्सर मेरे से लड़ा करते थे। और उसी लड़ाई के दौरान एक दिन यानी 3 जून को ये लड़ाई इतना तेज बढ़ गया कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और उस गुस्से के कारण मैंने उसे मार डाला और मार कर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको ठिकाने लगाना था। लेकिन इसी बीच लड़की का फोन आ गया जो कि सभी चीज़ों को बिगाड़ दिया। पुलिस के सामने वो पूरी अपनी बातों को रख देता है और अपनी गवाही में कबूल कर लेता है कि वो इन्हीं घटनाओं को खुद से अंजाम दिया है। पुलिस अरेस्ट कर लेती है और आज के वक्त में सोमनाथ परीदा भुवनेश्वर के जेल में सड़ रहा है। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ आप मेरी सफ़र में अगर साथ देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर डोनेट करें। मेरा UPI नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।